तुभ्यं रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। की जय। साउंड नहीं आ रही दीदी। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी प्रणाम भाभी जी के चरणों में बच्चन भाई साहब, बड़ाओ भाभी, पारस बाबू जी और भी जो भी मेरे से पूज्य जन है, सबको सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा सूत्र रूप में सूत्र ग्रंथ का पहला ग्रंथ हमारे जैनागम का, उसका उस पर टीका लिखी हुई है पूज्य पादाचार्य। दीदी साउंड ठीक नहीं है, साउंड नहीं आ रही। आवाज कट रही है भाभी, आ नहीं रही अच्छे से आवाज। पूज्य पादाचार्य ने टीका लिखी है, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी हिंदी टीका, उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हमारा पहला अध्याय पूर्ण हो चुका है। दूसरे अध्याय के हम लोग 25वें सूत्र में हैं। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य सतत मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग बिर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्रीति पंचभेदा सम्यक्त चारित्र सेमा सेमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश चतुस्त्रय कैक सटभेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः संसारिणस्त्रस अस्थावरः पृथ्व्यप्तेजो वायु वनस्पतिः अस्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः स मनस्कः विग्रहगतौ कर्म योगः। विग्रहगतौ कर्म योगः, इसकी संस्कृत वाचना कल हो चुकी थी। आज हम लोग इसका हिंदी पढ़ रहे हैं। विग्रह गति में विग्रह गतौ सप्तमी का एक वचन। विग्रह गति में कारमान का योग होता है। विग्रह का अर्थ देह है। विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है, अथवा विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ व्याघात है। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नो कर्म रूप उद्गलों का ग्रहण नहीं होता, वह विग्रह है। और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण कारमान शरीर को कर्म कहते हैं, तथा वचन वर्गना, मनोवर्गना और काय वर्गना के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। कर्म के निमित्त से जो योग होता है वह कर्म योग है, वह विग्रह गति में होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इससे नूतन कर्म का ग्रहण और एक देश से दूसरे देश में गमन होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में कारमान का योग होता है। यहाँ विग्रह का दो अर्थ समझा रहे हैं आचार्य श्री। विग्रह का अर्थ देह है, देह के लिए जो शरीर प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। एक अर्थ उन्होंने ये दिया। दूसरा अर्थ दिया विरुद्ध ग्रह को। वि माने विरुद्ध होता है, तो विरुद्ध ग्रह
ग्रह को विग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ व्याघात है। व्याघात मतलब व्याघात हो जाना, जैसे कहते हैं ना जो आहारक शरीर है उसका व्याघात नहीं होता, वो पर्वत में से भी निकल जाता है, समुद्र को भी पार करके चला जाता, उसका कोई किसी से उसका व्याघात नहीं होता। तो व्याघात का मतलब बाधा अथवा जो भी मतलब मरण समझ लीजिए या बाधा नहीं होना समझ लीजिए। तो कहते हैं कि तो ये कैसे घट रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म ग्रहण होने पर भी नो कर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, यानी किसका अभाव हुआ, किसमें व्याघात पड़ा, नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने में जहां पर व्याघात पड़ता है उसे विग्रह गति कहते हैं। इस तरह से विग्रह का यहाँ दो अर्थ निकाला गया। पहला तो विग्रह मतलब शरीर भी होता है, शरीर के लिए जो गति होती है शरीर प्राप्ति के लिए, वह विग्रह गति है। दूसरा अर्थ उन्होंने निकाला जिसमें व्याघात हो, उसको विग्रह गति कहते हैं। तो व्याघात किसका हो रहा है, जो अभी तक जीव नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा था उसका ग्रहण में व्याघात हो गया, इसलिए विग्रह गति हुई, विरुद्ध ग्रह यानी व्याघात हो जाना। तो इस तरह से इन्होंने विग्रह का दो अर्थ यहाँ पर निकाल के बता रहे हैं। दोनों ही अर्थ सूत्र को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, सूत्र के अनुसार अर्थ निकल रहा है। सब शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं। सब शरीरों की उत्पत्ति किससे होती है, तो कर्म से ही होती है, तो वो कहते हैं मूल कारण कार्मण शरीर ही है। उसको कार्मण शरीर, जब पांचों शरीर की व्याख्या की गई थी तो कार्मण शरीर किसे किसे कहा गया था, कर्म आठों कर्म के स्कंध को ही, आठों कर्मों के समूह को ही कार्मण शरीर कहा गया है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तथा वचन वर्गना, मनोवर्गना, काय वर्गना के निमित्त से होने वाले आठ प्रदेशों को हलन चलन को योग कहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, विग्रह गति में कारमान काय योग होता है। कारमान काय समझा दिए कि कारमान किसे कहते हैं, कारमान शरीर, तो कर्म को ही कारमान शरीर कहते हैं। अब योग समझा रहे हैं कि भाई वो योग कैसे होता है, विग्रह गति में तो जीव अपर्याप्त अवस्था में रहता है, नौकर्म शरीर भी उसका तो नहीं बनता है। फिर तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वचन वर्गना के द्वारा जो योग हो, मनोवर्गना के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो, अथवा बोलने के कारण आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो, अथवा काय के कारण आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो, तो उसको योग कहते हैं। अब हम चिंतन करें विग्रह गति में कौन सा योग है, तो वचन वर्गना है नहीं वहां पर, क्योंकि लब्धि रूप से तो है, अभी उपयोग रूप नहीं है। मनोवर्गना तो न उपयोग रूप से है न लब्धि रूप से है, दोनों ही तरह से, यद्यपि उसको संगी पंचेंद्रिय का जाति नामकरण का बंध है, लेकिन मनोवर्गना वहां अभी ग्रहण नहीं कर रहा है। और लेकिन काय वर्गना वहां पर कार्मान कर्म को जो कार्मान काय बताया, तो वहां पर कार्मान काय योग के द्वारा कर्मों का आत्म प्रदेशों का हलन चलन हो रहा है, इससे वहां पर योग हो रहा है। इस योग से ही अपर्याप्त अवस्था में अथवा विग्रह गति में कर्मों का ग्रहण होता है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि विग्रह गति में कार्मान का योग होता है। यहाँ पूरा उन्होंने इससे नूतन कर्म का ग्रहण और एक देश से दूसरे देश में गमन होता है। तो विग्रह गति का उन्होंने कहा कि इससे नए तो कर्म का ग्रहण होता है, क्योंकि कार्मान शरीर के द्वारा कर्म ग्रहण किया जा रहा है, तो नए नए कर्म भी ग्रहण हो रहे हैं। और ये विग्रह गति के द्वारा ही एक देश से, एक देश मतलब देश नहीं, देश मतलब स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन होता है। इस तरह से विग्रह गतव कर्म योग है। आगे का सूत्र लेते हैं। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति क्रम से होता है या इसके बिना होता है? अब इसका खुलासा करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, अनु माने अनुसार, श्रेणी माने श्रेणी, श्रेणी यहाँ मतलब आकाश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं, हम लोग जान चुके हैं। तो श्रेणी के अनुसार गति माने गति होती है।
श्रेणी के अनुसार गति होती है। संस्कृत पढ़ें कोई जिनको पढ़ना है? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए जिनको पढ़ना है। चलिए आप पढ़िए पहले, फिर मैं पढ़ती। पढ़िए आप। जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। पढ़िए। लोक मध्यादारभ्य ऊर्व मधस्तिर्यक् च आकाशा प्रदेशानां क्रम सन्निविष्टानां षड्पंक्ति श्रेणी इत्युच्यते। अनुशब्दस्यानुपूर्येण वृत्तिः श्रेणेरानुपूर्वेणानुश्रेणीति जीवानां पुद्गलानां च गतिर्भवतीत्यर्थः। अनधिकृतानां पुद्गलानां कथं ग्रहणमिति चेत् गतिग्रहणात् यदि जीवानामेव गतिरिष्टा स्यात् गतिग्रहणमनर्थकमः अधिकारात्तत्सिद्धे उत्तरत्र जीवग्रहणाच् पुद्गल संप्रत्ययः। ननु चंद्रादीनां ज्योतिष्काणां मेरु प्रदक्षिणा काले विद्याघरादीनां च विश्रेणी गतिरपि दृश्यते। तत्र किमुच्यते अनुश्रेणी गतिः इति। काल देश नियमोत्र वेदितव्यः। तत्र काल नियमस्तावज्जीवानां मरण काले भवांतर संक्रमे मुक्तानां चोर्वगमन काले अनुश्रेण्येव गतिः। देश नियमो अपि ऊर्ध्वलोकादयो गतिः अधोलोकादूर्व गतिः। त्रियलोकादोग तिरुधर्वा वा तत्रानुश्रेण्येव। पुद्गलानां च या लोकान्तप्रापिणी सा नियमादनुश्रेण्येव इतरा गतिर्भजनीया। पुनरपि गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थमा है। इसमें जहाँ पेज खत्म हो रहा है काल नियमस तावत जीवाणाम, इसकी संधि विच्छेद करें। जीवाणाम जिनको भी करना है करें। कौन सा है, किधर है? जीवाणाम पेज जहाँ खत्म हो रहा है लास्ट शब्द है काल नियमस तावत जीवाणाम। काल किधर दिख रहा है? बहुत हल्का है, बहुत इजी है, करिए। दीदी मैं कर रही हूँ। प्रणाम दीदी। करिए। हाँ, काल नियमः तावत् जीवानाम। काल नियमः तावत् जीवानाम। जीवानाम कौन सा लिंग वचन कारक है? सप्तमी का बहुवचन। हाँ, षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन। मरण काले कौन सा कारक वचन है? षष्ठी का बहुवचन। अच्छा हो रहा। एक मिनट एक लोग बोले। हाँ, एक लोग बोले, बोलिए क्या बोल रहे? ललिता जी मरण काले तो अकारांत सप्तमी एक वचन। मरण इकारांत होगा ना, इकारांत। अकारांत मरण काल काले अकारांत। जीवानाम बोल रहे हैं ना। नहीं मरण काले बोले ना अभी। जीवा नाम तो षष्ठी बहुवचन हो गया। फला नाम और कोई भी जीवानाम। बोल रहे हैं? जीवा ठीक है मंजू जी, आपका सुन लिया मैंने दोनों। और कोई बोल रहे थे जीवा नाम कौन सा कारक विभक्ति लिंग वचन है? षष्ठी का बहुवचन बैठेगा। बोलना भूल गई, बोलूं? जीवा नाम पहले एक मिनट पहले मेरे हाँ। को सुने सब कोई। मुझे क्या क्या आप लोग को बताना है? मूल शब्द बताना है, कारक बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है।
चलिए अब मैं बोलूं हाँ, जीवन। बोलिए। पहले क्या बताऊं, सॉरी भूल गई मैं। मूल शब्द जीव, हम्म, मूल शब्द जीव हुआ, कारक हो गया षष्ठी, पहले फिर लिंग, पहले लिंग, मूल शब्द के बाद पहले लिंग बताना चाहिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंगी, वैसे तो दोनों में वही है, पर पुल्लिंग जीव, षष्ठी बहुवचन। अब बोले और कोई, आप अपने मन से बोलेंगे, सुन के नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि मंजू जी जो बोल रही हैं वो सही है, इसलिए आप हमें लोग सुन के नहीं बोलेंगे, अपनी लिंग बुद्धि तो से नहीं बोलेंगे। पता है, वैसे षष्ठी का बहुवचन है, इक्रांत है और षष्ठी का बहुवचन है, लिंग का नहीं पता हमें। अकारांत अकारांत पुल्लिंग, अकारांत। अकारांत पुल्लिंग, षष्ठी का बहुवचन। आकारांत है, आकारांत है, पुल्लिंग है और सृष्टि का कौन सा? बहुवचन है। हमको आप पुरुष लोग की लिंग है। आवाज समझ में नहीं आई। आप मैं कह रही- आकार, हाँ एक मिनट कृष्णा जी, मैं आकारांत बताऊं बोल रहे हैं लड़का कि जी? आकारांत बोल रहे हैं? हाँ मैं आकारांत ही बोला। आ गया जीवा नाम, आ गया ना, इसलिए मैंने आकारांत बोला। इक्रांत। और नहीं, मैं तो ना की वजह से बोला है, वैसे जीवा नाम आ गया तो आ गया, तो आ से आकारांत मैंने बोला, मतलब जितना मुझे पता है। और मैंने वैसे देव बोला की तरह आकार। एक मिनट, और मैं जीव से किसी मैंने की भी, हाँ एक मिनट सुने, किसी की भी विभक्ति बताने के पहले आप लोग सब कोई सुन लें। सबसे पहले मूल शब्द बताना है, फिर लिंग बताना है, फिर कारक बताना है, फिर वचन बताना है। फिर सुने, मूल शब्द बताना है। मैं मूल शब्द बताने इसलिए कह रही हूँ कि मूल शब्द की पहचान होनी बहुत जरूरी है। पहले मूल शब्द बताना है, फिर उसका लिंग बताना है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक है, फिर कारक बताना है, फिर वचन बताना है। अब आप लोग जीवा नाम, चलिए राजकुमारी जी जैन, पहले एक एक आदमी में नाम पुकारती हूँ। राजकुमारी जैन। जीव, जीव अकारांत पुल्लिंग और षष्ठी का बहुवचन। चलिए मैं सरिता जी बोलूं? बताएंगे? एक मिनट, मैं बोलूं? सबको पूछ रही हूँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ जिनको मेरे सरिता जी आप बताओगे? चेन्नई हाँ सरिता बता, जी। हाँ बता। अच्छा चेन्नई। जीव, मूल शब्द जीव और पुल्लिंग है जीवा नाम, और षष्ठी का बहुवचन, और अकारांत, अकारांत जीवा नाम, आकारांत। हाँ वो तो जीव बोले तो उसमें निकल गया। चलिए त्रिशला जी अब आप बोलिए। मूल शब्द तो जीव है और लिंग पुरुष लिंग है और जी सृष्टि का बहुवचन है और आकारांत है। जीव सबसे अपने आप ही निकल गया वो तो कारण। हाँ, जी। सरिता जी, हाँ। सरिता जी ये लोग दोनों हाँ, अकारांत बता बोले हैं, अकारांत नहीं बोले हैं। इसका मूल शब्द जीव है, अकारांत है, पुल्लिंग, षष्ठी का बहुवचन। अब जो जिन्होंने ईमानदारी से आ बोला है वो मुझे ये समझाएं कि आप लोगों को अंत में अकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है कि दीर्घ उकारांत है, ये बहुत बढ़िया से समझाया गया था, है ना। अब यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि मूल शब्द क्या है? जीव। सब कोई बोले हैं इस बात को, सब बोले हैं। तो हमको अब बताएं कि मूल शब्द जब जीव है तो आकारांत कैसे हो गया? मुझे तो इकारांत लगता है, अकारांत इकारांत हुआ है वैसे। नहीं, अकारांत हुआ। इकारांत हुआ है, इकारांत हुआ। मूल शब्द जीव है तो इकारांत ही लिखा हुआ है मैंने तो। एक मिनट, देव की तरह चलेगा अकारांत। एक मिनट, आप लोग बहुत समझ के लिखा करिए, नहीं तो आप कहीं भी इस तरह से बोलेंगे बहुत गलत हो जाएगा कि पढ़ाने बैठी हैं, जीव इकारांत है कि अकारांत है इतना भी नॉलेज नहीं है और क्लास लेने बैठी हैं। हाँ थोड़ा खराब लग जाता है। चीजों को बहुत समझ के लिखिए, अपना भी दिमाग लगाइए कि उसमें ई है कहाँ। हम अपना भी तो थोड़ा सा दिमाग लगा, मान लीजिए सुनने में मैं मानती हूँ मेरी आवाज नहीं समझ में आती होगी बहुत बार, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आप अपना भी तो दिमाग लगाइए। आप लोगों से आपके नाम का सारा मैंने कराया था, सबसे पूरा बड़ा बड़ा नाम का आप लोगों ने सारा किया था, जैसे कुसुम तो क प्लस हर्षगु
प्लस प्लस उ, फिर प्लस मा में हलंत, फिर अ। तो ये कुसुम में मा में हलंत तो सबसे अंत में क्या आया? अ आया, तो उसको अकारांत कहा गया। यहाँ पर जीव शब्द, आप लोग मूल शब्द क्या बोल रहे हैं? जीव। अब जीव में क्या होगा? ज प्लस बड़ी बड़ी ई, प्लस व में हलंत प्लस अ, तो लास्ट में तो अ आ रहा है ना, तो अ आ रहा है तो अकारांत होगा, है ना। जब तक आप लास्ट स्वर नहीं समझेंगे तब तक आप शब्द रूप से देख के नहीं बोल पाएंगे, है ना। शब्द रूप से देखने के लिए हमको वहां पर कवि है, राम या देव भेजा है, तो आप उसमें मिलान करेंगे जब आपको उसका अंत का स्वर मालूम होगा तब तो, नहीं तो नहीं कर सकेंगे ना। इसलिए कोई चीज ऐसी मान लीजिए, इस तरह की गलती मेरे से होनी तो नहीं चाहिए कि अकारांत को मैं इकारांत बोल दूं, फिर भी हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, है ना। कल भी अकारांत शब्द को कोई इकारांत बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे वो तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे, तो थोड़ा सा। तो जीवा नाम का क्या हुआ? षष्ठी का बहुवचन, मूल शब्द जीव, और कारक हो गया षष्ठी, बहुवचन हो गया, और पुल्लिंग हो गया। मरण काले, तो भाभी पुल्लिंग कैसे समझ में आता है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये कैसे अंदाज लगता है? ये कैसे अंदाज? हाँ, बहुत सारी चीजों का जब करते रहेंगे तो बहुत सारे शब्द, जैसे अभी मंजू जी जयपुर ने कहा नपुंसक या पुल्लिंग, लेकिन है तो पुल्लिंग, है ना। ये तो हमसे अभी मैंने तो बताया नहीं था अभी, लेकिन धीरे धीरे ना बहुत सारी भाव भाषा अपने आप ही हो जाती है, अपने को समझ में आने लगता है। भाई अब जैसे जीव है, जीव शब्द तो हम लोग को सबको पता है कि भाई पुल्लिंग ही होगा, तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग को पता चल जाता है, बहुत से शब्द की लिंग नहीं पता चलती है, तो नपुंसक लिंग हो जाता है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है, क्योंकि अगर लिंग के शब्द आपको बैठा, आप लोग थोड़ा सा अकारांत ही नहीं समझ पा रहे हो और मैं नपुंसक और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द भेजूंगी तो बस फिर तो दिमाग ही घूम जाएगा सबका। मैं खोज के भेज तो दूंगी, भेजने में मुझे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि सारे शब्द हमारे काम नहीं आते हैं, और जब हम व्याकरण खोल के देखेंगे तो उसमें तो अपने हिसाब से शब्द रहेंगे, उस 100 शब्द में हमारे तो 5 भी नहीं काम के रहते हैं, तो हम क्या करें उतना जान के। धीरे धीरे जैसे तत्वार्थ सूत्र है, इसमें पूरा बताया ही जा रहा है, इससे धीरे धीरे और शब्दों का इसी में बहुत सारा कलेक्शन आप लोग के पास हो जाएगा, है ना। कुछ तो विभक्ति से हम लोग, विभक्ति अगर याद रहती है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति हम लोग को पकड़ में आती है, नपुंसक लिंग की, स्त्रीलिंग की विभक्ति हमको पता है, भेजे हैं हम सब, पुल्लिंग की विभक्ति हमको पता है, तो थोड़ा सा तो विभक्ति से पता चल जाता है, और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप क्षय उपशम बन जाता है। मरण काले बताऊं मैं, मूल शब्द मरण काल, लिंग हो गया नपुंसक लिंग, कारक हो गया सप्तमी, वचन हो गया एक वचन। बहुत अच्छा। अब देखिए जैसे काल शब्द है, काल शब्द होना नहीं चाहिए पुल्लिंग, लेकिन चलिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग का इतना क्षय उपशम नहीं है कि शब्दों का लिंग पकड़ पाए, तो पुरुष में भी यही होता है, नपुंसक में भी यही होता है। जहां हम लोग को ये पकड़ में आ रहा है कि पुल्लिंग है और लग रहा है शब्द पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो हम दोनों बोल सकते हैं, दोनों की विभक्ति एक ही है। तो बहुत अच्छा मरण काले का। चलिए अब आगे चलते हैं। अनुश्रेणीव, इसका संधि विच्छेद करें तो मंजू जी को छोड़ के कोई दूसरे आदमी करें, मंजू जी और विजया जी को छोड़ के। हाँ बोलिए ना। यहाँ मैंने संधि पूछी है। बोलने लगी, मुझे वो शब्द पहले होता निकल गया था। अनुश्रेणी मैं करूं दीदी? अनुश्रेणी प्लस एव। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, बोलिए। अनुश्रेणी प्लस एव। हाँ अनुश्रेणी प्लस एव। हाँ बहुत अच्छा। नियमो अपि, इसका संधि विच्छेद करिए। इससे पेज नंबर प्लस अपि, पेज नंबर 34 पर है, सेकंड लाइन है। नियमः प्लस अपि। कौन बोल रहे हैं? सरिता। सरिता तो बहुत सारी है। सरिता अच्छा, पांड्या। कहाँ पर है? इसी 34 पेज में सेकंड लाइन का पहला शब्द है। बहुत अच्छा। ये मैं देख रही थी कि आप लोग को ये नियम याद हुआ कि नहीं।
नियमः ये प्लस अपि, इस नियम को उसका जानने के लिए आकार मैंने का आप लोगों अ से हो पूछा। गया और ओ हाँ। का विसर्ग हो गया। मेरी समझ में ये वाली संधि सबको आ रही होगी, ऐसा मेरी भावभासना है, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है कि जहाँ विसर्ग हो और आगे अ हो तो विसर्ग का ओकार हो जाता है, अ का खंडाकार हो जाता है। खंडाकार हो जाता है। तो नियमोपि यानी जब हम उसको तोड़ेंगे, नियम अर्थ जमा करेंगे तो क्या करेंगे, नियमः प्लस अपि। अपि। दीदी अनुश्रेणी में का क्या बताया? अनुश्रेणी ही प्लस एव इव एव एव हाँ, 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 एव। सुने नहीं? हाँ हाँ, अनुश्रेणी प्लस एव, एव एव नहीं, हाँ मात्रा वाला ए नहीं, केवल एव, ठीक है ना? अनुश्रेणी में विसर्ग होगा? नहीं, विसर्ग क्यों होगा भाई? नहीं ना, नहीं अभी अनुश्रेणी ही बोला। एक बात बोलिए, अनुश्रेणी होगा। राजकुमारी जी प्रायः इस चीज की गलती कर रही हैं, मैं देख रही हूँ। ये विसर्ग बहुत, हमको ये बताइए, विसर्ग अगर कहीं रहता है उसकी संधि होती है, पहले आप ही बताइए राजकुमारी जी, कहीं पर विसर्ग है ना, संधि विच्छेद होकर के विसर्ग है, अब हम उसको संधि कर रहे हैं, तो विसर्ग का क्या बनता है? स और र। स और र। अब आप हमको यहाँ बताइए, यहाँ स है कि र है? नहीं, अभी बोलने वाले ने विसर्ग लगाया तब मैं पूछी। अभी बोले ना, अनुश्रेणी का छोटा नहीं होगा। हाँ अनुश्रेणी का और छोटा अनुश्रेणी ही नहीं बोला। अभी कोई बोलने वाला अनुश्रेणी बोला एव। नहीं समझ में आता है, बोलने से कई बार नहीं भी समझ में आता, वो ठीक है, क्योंकि विसर्ग तो लगेगा ही नहीं, ना तो यहाँ पर र बना हुआ है, ना यहाँ पर तीनों स में से कोई श बना हुआ है ना, इसलिए विसर्ग तो बनता ही नहीं है। किसने कहा था? अनुश्रेणी होगा क्या? क्या होगा? हाँ? अनुश्रेणी क्या होगा? कौन इसका पूछ- विसर्ग अनुश्रेणी होगा प्लस एव। हाँ, कौन बोल रहे हैं, कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर वही गलती नहीं, हो इसका जाएगी। अनुश्रेणी का क्या होगा संधि विच्छेद? बताइए तो मंजू जी, मेरी हो सकता आवाज नहीं समझ में आती हो, आप बताइए तो। मंजू जैन, जयपुर। अनुश्रेणी छोटा ई प्लस एव। ठीक। हाँ, अब और सुनिए, जैसे श्रेणी के अनुसार गति होती है ना, तो श्रेणी में णी क्या है? बड़ा है ना, अभी अपने लोग ने पीछे में देखा, ये था ना अनुश्रेणी गति, लेकिन संस्कृत में जब हुआ तो छोटी मात्रा हो गई, हिंदी में बड़ी मात्रा है ना, क्योंकि यहाँ संस्कृत का प्रकरण है, इसलिए यहाँ छोटी ई होगी, अगर हम हिंदी इसका करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगी, तो अनुश्रेणी प्लस एव। इसमें हिंदी में भी छोटी ई दिया है ना? होगा ही नहीं, हिंदी में छोटी ई होगा ही नहीं। हाँ दिया है इसमें, लेकिन ये ना 34 पेज पे होती उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। कहाँ पर है? ये 34 पेज पे 4th लाइन ऊपर से हिंदी वाली। नहीं भाभी, 133 में देखो, ये मोटा वाला गति श्रेणी के अनुसार होती है। अरे वो तो मैंने बोल दिया, बड़ी है। नहीं, कहाँ पर है कुसुम जी, आप कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 34 पेज में हिंदी की 4थी लाइन देखिए, इसी प्रकार नहीं क्या, हाँ तब उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। हाँ हाँ, लिखा हुआ यहाँ पर। हाँ, तो वो संस्कृत के हिसाब से हिंदी कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन दोनों तीनों जगह छोटी दे दिया, तीनों चारों बड़ी जगह छोटी है अनुश्रेणी, बड़ी होती है हमेशा। चलिए, हाँ बड़ी होती है, वही मैं बोली। हिंदी पढ़ रहे हैं इसको, सब कोई म्यूट कर लें अपने आप को। लोक के मध्य से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि भाई एक एक, जैसे आया था अपना संख्या अनुयोग द्वार में, एक मोती की माला को कर लो, वो श्रेणी कहलाती है, आकाश प्रदेश की श्रेणी कहलाती है। आज आया था ताना बाना, तो वही चीज, बाना तो हो गया तिरछा, ताना हो गया लंबा, तो इस तरह से कहते हैं आकाश के प्रदेश जो आड़े, तिरछे और खड़े। तिरछे का मतलब ऐसे, तिरछे का मतलब ऐसे नहीं है ना, ऐसे कभी नहीं लगा लीजिएगा, ऐसे नहीं, तिरछे का मतलब ऐसे, क्योंकि ऐसे आकाश के प्रदेश की श्रेणी नहीं बनती है,
ऐसे और ऐसे बनती है, सीधी बनती है। तिरछे का मतलब अड्डे हो गया, अड्डे। आड़े आड़े आड़ा कहते हैं क्या हम लोग? हाँ हाँ, आड़ा बोलते हैं उसको। हाँ आड़ा। दीदी तिरछे क्रम आड़ा और खड़ा भी बोलेंगे ना दीदी, आड़ा और खड़ा। हाँ, तिरछे क्रम से स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अनु शब्द आनुपूर्वी अर्थ में समसित है, माने मिला हुआ, समाहित है। इसलिए अनुश्रेणी का अर्थ श्रेणी की आनुपूर्वी से होता है। इस प्रकार की गति जीव और पुद्गलों की होती है, यह इसका भाव है। शंका, पुद्गलों का अधिकार न होने से यहाँ उनका ग्रहण कैसे हो सकता है? समाधान, सूत्र में गति पद का ग्रहण किया है, इससे सिद्ध हुआ अनधिकृत पुद्गल को भी यहाँ विवक्षित है। बोला कैसे ले लिया? तो इनका कहना है कि गति शब्द लेने से ये, जबकि वहां पर अनधिकृत मतलब यहाँ पर पुद्गल का अधिकार नहीं है, फिर भी पुद्गल शब्द लिया जा रहा है। यदि जीवों की गति ही इष्ट होती तो सूत्र में गति पद के ग्रहण करने की आवश्यकता न होती, क्योंकि गति पद का ग्रहण अधिकार से सिद्ध है। हम व्याख्यान किसका पढ़ रहे हैं? सारा जीव का ही पढ़ रहे हैं, तो फिर वापस लिखने की जरूरत ही नहीं होती, गति लिखने की जरूरत ही क्या थी? तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं गति लिखें, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पुद्गल भी इसमें, इस अधिकार, इस सूत्र में पुद्गल का भी अधिकृत है, क्योंकि गति पद का ग्रहण अधिकार से सिद्ध है। दूसरे अगले सूत्र में जीव पद का ग्रहण किया है, इसलिए इस सूत्र में पुद्गलों का भी ग्रहण इष्ट है, यह ज्ञान होता है। शंका, चंद्रमा आदि ज्योतिषियों की और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरों की विश्रेणी देखी जाती है, इसलिए जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है। यह किस लिए कहा? विद्याधर वगैरह आते हैं तो कैसे भी चल के आते हैं, वो कोई थोड़ी इस आकाश की पंक्ति के अनुसार तो वो आते नहीं है, कैसे भी चलते हैं। और क्या नाम है, ये जो मेरु की प्रदक्षिणा जो ज्योतिष देव कर रहे हैं, वो भी कोई श्रेणी के अनुसार तो नहीं चलते हैं, क्योंकि कहाँ सूरज उगता है, कहाँ चला जाता है, तो इस तरह से श्रेणी के अनुसार तो उसकी गति नहीं हो रही है। तो समाधान दे रहे हैं, यह काल नियम और देश नियम जानना चाहिए। काल नियम यथा मरण के समय जब जीव एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के लिए गमन करते हैं, और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। देश नियम, जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, इसी प्रकार त्रियक लोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। ये तो देश नियम, मतलब देश नियम माने स्थान नियम, देश मतलब यहाँ पर स्थान समझेंगे, स्थान संबंधी नियम हो गया। कोई ऊर्ध्व से मध्य लोक आ रहा है, कोई अधोलोक से मध्य लोक आ रहा है, कोई मध्य लोक से अधोलोक जा रहा है, स्थान संबंधी नियम हो गया एक। और पहला वाला क्या हो गया? काल नियम, जो कि मरण के और मुक्त जीव का, मरण करके एक भाव से दूसरे भाव में, अथवा मुक्त जीव जो जाता है, इनकी सबकी श्रेणी के अनुसार गति होती है। और जब स्थान के अनुसार कोई आता जाता है, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, तो ये इनकी भी श्रेणी के अनुसार ही गति होती है। इसी प्रकार पुद्गलों की, दीदी यहाँ लिखा इन्होंने कि जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, ये सब मरने के समय ही लेंगे या ऐसे ही? देखें आगे क्या खुलासा करते हैं। जी जी, प्रणाम। अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में, कहाँ गया, हाँ, तब उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। इसी प्रकार पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति होती है, वह अनुश्रेणी ही होती है। हाँ, इसके अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी। किसी एक प्रकार की गति होने का नियम नहीं है, यानी जो ऐसे आते जाते हैं उनकी श्रेणी पूर्वक भी हो सकती है, और विश्रेणी, जैसे उन्होंने विद्याधर के बारे में कहा, तो कहते श्रेणी के अनुसार भी वो चल सकते हैं और विश्रेणी से भी चल सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से, जैसे ऊर्ध्वलोक से कोई देव है, नीचे आ रहे हैं विक्रिया करके, तो वो ऐसा नहीं है कि आड़ा तिरछा होते हुए आएंगे,
एक आकाश की प्रदेश की श्रेणी से ही विक्रिया करके आएंगे। उसके लिए कह रहे हैं स्थान का, जो जहां जा सकता है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि वो भी श्रेणी के अनुसार ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि विक्रिया करा है अथवा बिहारवत स्थान चल रहा है कोई देव तो बी श्रेणी होगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा जो गति होगी वो बी श्रेणी भी होगी और श्रेणी भी होगी, ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। यानी इसको ऐसा समझ ले दीदी कि कोई देव आ रहा है ऊपर से नीचे नरकों में उनको संबोधने, तो वो अनुश्रेणी गति में ही आएगा। हाँ, अनुश्रेणी गति में ही आएगा। हाँ, तो वी श्रेणी किसके लिए आया दीदी? ये जैसे विद्याधर है, या हम जैसे कोई पुद्गल का एक ढेला लिया हमने, है ना, एक मिट्टी का ढेला लिया, फेंका ना, तो वो कोई श्रेणी के अनुसार नहीं जाएगा। ऐसे सीधा उछाला तो श्रेणी के अनुसार चला जाएगा, ऐसे तिरछा फेंका तो बी श्रेणी से चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी गति कैसे भी हो सकती है। तो जो ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक आ रहे हैं अथवा अधोलोक से मध्यलोक आ रहे हैं, जैसे मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए भी सीधा ही जाता है। फिर जहां जाके लेना होता तो मोड़ा, मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा भी है तो मोड़ा लेता, लेकिन लेता है श्रेणी के अनुसार ही, बी श्रेणी नहीं लेता है। तो उन लोग का तो श्रेणी के अनुसार ही होगा। और जो ऐसे गमन करते विद्याधर हैं अथवा कोई पुद्गल को हम ऐसे ही ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उनकी गति श्रेणी के अनुसार भी हो जाएगी और बी श्रेणी के अनुसार भी हो जाएगी। आंटी जी, हाँ जी। हवाई जहाज भी तो ऐसा ही है ना? हाँ, हवाई जहाज, हाँ, वो हवाई भी अपने जहाज, श्रेणी में चलता है। हाँ, वो भी बी श्रेणी है। कभी ऐसे हो जाता, कभी ऐसे होता, कभी ऐसे होता। ऐसा थोड़ी वो सीधा ऐसे उड़ता रहता है, तो कैसे कैसे मुड़ता रहता है, तिरछा भी होता है वो तो, है ना। हम लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, तो वो तो बी श्रेणी कर रहा है। दीदी इस लाइन का अर्थ समझाइए ना दीदी। इसी प्रकार पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति होती है, लोक के अंत को, वो नहीं समझा दीदी वो लाइन। हाँ, पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति होती है। एक मिनट, ये ऐसा आया है, अभी इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जब समय लगने की बात हुई ऋजु गति और विग्रह गति की, तो मेरी समझ में इसी में से पढ़ाए थे क्या। तो नीचे से पुद्गल कोई अधोलोक से बोला पुद्गल में कितनी ताकत है। जब पुद्गल की ताकत बताई गई तो बोला अधोलोक से पुद्गल ऊपर एक समय में गमन कर जाता है। इस तरह का आया था पुद्गल के लिए भी। अब यहाँ कर पुद्गलों की जो लोक के अंत तीव्र को गति और मंद गति से जो बात करते हैं समय का, वो वाली क्या? हाँ, मंद गति नहीं, तीव्र पुद्गल तीव्र गति से एक समय में 14 लोक राजू गमन कर सकता है, ऐसा आया है। अब मेरे समझ इसी में आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर जो कहते पुद्गलों के जो लोक के अंत को प्राप्त कराने वाली गति है वह अनुश्रेणी ही होती है। इसमें वो भी घट सकता है कि कोई सतप्रागभार पृथ्वी पर जन्म ले रहा है, क्योंकि कारमान शरीर के साथ लेता, कारमान शरीर पुद्गल है, तो ये कहते कि वो भी जो जा रहा है लोक के अंत में, जो जा रहा है श्रेणी के अनुसार ही जाता है। यहाँ ये भी घट सकता है पुद्गल के लिए। और आगे देखें कोई खुलासा करें, तो इसमें तो इतना ही लग रहा है मुझे। अब फिर भी गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य। अब इसमें जीवस्य कौन सा विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन। हाँ, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जीव की, है ना। जीवस्य, जीव की अविग्रह, विग्रह रहित होती है। गति हम पीछे से ले लेंगे। अब यहाँ जीव का मतलब क्या समझें, तो यहाँ जीव का मतलब आचार्यों ने अर्थ में कर दिया मुक्त जीव। वो क्यों कर दिया? क्योंकि संसारी जीव का उन्होंने बता दिए। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मुक्त जीव भी श्रेणी के अनुसार ही जाता है, संसारी जीव भी श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है, तो अब ये अविग्रह दे करके मुक्त जीव की, माने जो शरीर के लिए नहीं, है ना। विग्रह मतलब शरीर दिया था, अब विग्रह तो अब बिना शरीर के लिए नहीं गति किसकी होती? मुक्त जीव की होती है। तो यहाँ कह रहे हैं मुक्त जीव की गति
अविग्रह विग्रह रहित होती है। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। अब यहाँ विग्रह मतलब शरीर के लिए, शरीर मुक्त जीव की गति शरीर के लिए नहीं होती है, ये भी बैठ जाएगा। मुक्त जीव की गति मोड़ा रहित होती है, ये भी घटेगा। दोनों चीज घटेगा। आगे आचार्य देखें क्या कह रहे हैं। संस्कृत पढ़ें आप लोग। मैं पढ़ रही हूँ आज। मैं पढ़ूंगा दीदी। मैं पढ़ूं, बहुत दिन हो गया मुझे विग्रहो पढ़े। व्याख्याता है कौटिल्यमित्यर्थ है स यस्यांत विद्यते सावय विग्रह गतिः कस्य जीवस्य कीदृशस्य मुक्तस्य कथं गम्यते मुक्तस्येति। उत्तर सूत्रे संसारी ग्रहणादि है मुक्तस्येति विज्ञायते ननु च अनुश्रेणी गतिः इत्यनेनैव श्रेण्यंतर संक्रमा भाव व्याख्याता है। नार्थोनेन पूर्व सूत्रे विश्रेणी गतिरपि क्वचित स्थिति ज्ञापनार्थ मिदं वचनम ननु तत्रैव देश काल नियम उक्तः है न अतस्ते सिद्धे यद्यस्य। सरिता जी आप ही बताइए। नार्थोनेन का संधि विच्छेद करिए तो। किसका? नार्थोनेन दूसरी नीचे से दूसरी पंक्ति। नाथ नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा। चलिए कुसुम जी आप करिए। नहीं है क्या कुसुम दीदी जी? मैं करके देखूं? ललिता दीदी प्रणाम, मैं करके देखूं? नहीं, आप और मंजू जी। खोलना भूल गई थी मैं, खोलना भूल गई। कुसुम जी आप बोलिए। नार्थोनेन का संधि विच्छेद। न अर्थो विसर्ग होगा क्या? न अर्थो एन नहीं आता, न अर्थो एन। चलिए अब राजकुमारी जी आप बोलिए। थो न अर्थो प्लस नहीं न अर्थो न एन। मैं बताऊं वैसे न मुझे आता अर्थो नहीं। विसर्ग न एन, ऐसे होगा क्या ललिता जी? न प्लस एन। देखते हैं। चलिए न राजकुमारी अर्थो जी। न अर्थो विसर्ग प्लस न प्लस एन। मैं बताऊं वैसे मुझे नहीं आता, थोड़ा सा मैं हाँ बताती हूँ। बोलिए बोलिए हाँ। त्रिशला जी बोलिए। हाँ नार्थः जमा एनएन। हाँ नार्था जमा एनएन। नहीं नार्था मतलब विसर्ग आ गया। नार्था आप बोलिए तो। हाँ ठीक है। नार्थः आप प्लस बोलिए। एनएन। आप खोलिए राजकुमारी जी, खोलिए। म्यूट है आप म्यूट हो। अच्छा, आप न म्यूट हो। अर्थ है प्लस अनेन। मैं बोलूं? हाँ ठीक, चलते हैं। मंजू जी आप बोलेंगे। नाथ है धन अनेन। नाथ है धन अनेन। सरिता जी आप बोलेंगी। सरिता आईपैड। नाथ प्लस अनः प्लस अनेन। अर्थ प्लस नेन। अर्थोनेन न प्लस अर्थोनेन। नाथ र का वो हो गया। नाथ प्लस अनः प्लस अनेन। मैं करूं दीदी? हाँ हाँ बोलिए। कौन बोल रही है? न प्लस अर्थो प्लस अनेन। अर्थ प्लस अनेन। मंजू जी पाटनी। दीदी मैं करके देखूं? नहीं नहीं अभी या रुकिए। एक मिनट। आप लोग रुके। आप लोग रुके। आप लोग रुके प्लीज। एक सेकंड में बोलूं वापस। हाँ बोलिए। नार्थे है प्लस अनेन। चलिए। और मंजू पाटनी कलकत्ता। आवाज नहीं आई।
क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज? आपका ठीक नहीं है क्या वो? नहीं, न प्लस अर्थ प्लस अर्थ में विसर्ग लग गया तरह का, अर्थ प्लस अनेन। अभी भी नहीं आई? हाँ नहीं आ गई। और कोई है क्या बोलने वाला? मुन्नी जी कौन है, आप बोलेंगे? नार्थ होगा, नार्थ गलत बोल दिया। नार्थ न है अर्थो प्लस प्लस अनेन। अनेन। एक नार्थ मिनट, है दो प्लस जन कोई अनेन। नहीं बोले। मैं एक बार बोलूं, मेरा गलत भी हो सकता है, मैं एक अपने मिनट हिसाब से। एक मिनट मुन्नी जी को बोलने दीजिए। हाँ क्या बोले आप? न अर्थो प्लस अनेन। न अर्थो प्लस अनेन। आप कितना दिन से ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? मैं करीब पहला अध्याय आपका 5-7 सूत्र हो गया था तब से। अच्छा है, आप काफी दिन से, मैं सोची आप अभी करे हो। हाँ बोलिए, आप बोलिए कौन बोलना चाह रहे थे? न प्लस अर्थ प्लस अनैन। अच्छा सरिता जी बोलेंगी, सरिता पाठवी कलकत्ता। उन्नयन उन्नयन होगा शायद। मैं बोलूं शशि जैन जयपुर से। प्लस अनेन। एक मिनट सरिता जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। हाँ सरिता जी। नॉर्थ प्लस अनेन। न प्लस नॉर्थ प्लस अनेन। मैं बोलूं भाभी? हाँ बोलिए। नार्थ हो प्लस अनेन। शशि जी कौन बोल रहे थे? मैं बोलूं? मैं बोलूं जयपुर से। न हाँ, प्लस अर्थ है प्लस नेन। मैं बोलूं? न प्लस अर्थ है प्लस नेन। मैं बोल निमिचंद भाई साहब आप बोलेंगे? मैं बोलूं एक बार? हाँ एक मिनट। निमिचंद भाई साहब आप बोलेंगे क्या? दीदी दीदी अनेन का अन प्लस एन भी हो सकता है ना? अन प्लस अनेन का अर्थों का उन्नयन। चलिए अब सबका तो बन गया। सरोज जी आप बोलेंगी सूरत से? सबका वीडियो ही ऑफ है तो किससे पूछें? न प्लस अथ प्लस उन्नयन। और कौन बोलना चाह रहे हैं? जिन्होंने प्लस नेन। नार्थो प्लस एन प्लस अर्थ। जिन्होंने मैं बोलूं? न प्लस न अर्थ प्लस न अर्थ प्लस अनेन। कौन बोले हैं? मैं उषा बोल रही हूँ बेंगलोर से। अच्छा। जिन्होंने भी संधि विच्छेद की है वो नियमो अपी की संधि विच्छेद करिए तो। नियम प्लस अपी। ये कहाँ कैसे हो गया भाई? नीचे आप नेन बोल रहे हैं, यहाँ नियम प्लस अपी बोल दिया आपने। नीचे आप बोल रहे हैं नार्थो नेन एन अनेन अनेन। नार्थो में संधि विच्छेद नहीं किए, कोई बात नहीं है, चलिए। लेकिन नार्थो में विसर्ग लगेगा। हाँ तो कहाँ कोई बोले, जबकि अभी तुरंत नार्थो में विसर्ग लगेगा। कोई भी नहीं बोले, एक दो लोग को छोड़ के। नार्थो में विसर्ग नहीं लगेगा। बोला ना, न प्लस अर्थ प्लस अनेन। नार्थ प्लस अनेन बोला ना? नार्थ प्लस अनेन। विसर्ग लगेगा। नार्थ प्लस अनेन। न प्लस अर्थ प्लस अनेन। 2-4 लोगों ने ही सही बोला, बाकी किसी ने भी सही नहीं बोला। जिसने सही बोला तो नहीं होगा ना, नेन होगा ना। हाँ नार्थ है प्लस एन। एन होगा क्या? नार्थ प्लस एन तो न कहाँ गया? एक न को कहाँ उड़ाए आप? इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को, संधि विच्छेद जब मैं पूछती हूँ तो आप लोग पहले कॉपी में लिखिए। तो आपको जैसे अभी बोले एन तो न एक कहाँ गया, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती है। जवानी बोलने की अभी हम लोगों की क्षमता नहीं है। हम लोग अभी जवानी संधि नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे तो हो जाएगा, जवानी भी हो जाएगा। अभी जवानी संधि किसी की भी 2-4 लोगों की कोई सही हुई होगी,
मंजू जी से, विजया जी से मैंने पूछा नहीं जान करके कि इन लोग की सही ही होती है पढ़ाया करके, तो मैंने पूछा ही नहीं। और फिर इसका नार्थ है प्लस अनेन अनेन होगा होगा ना, ना? नार्थ है विसर्ग प्लस अनेन, जैसे उसी- नियमोपी आपने बताया अभी। नियम प्लस अब हाँ, अब दीदी नार्थों मैंने में भी रै का बोला भी था, रै का विसर्ग हो जाएगा। अब अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब जिसने भी जैसा बोला हो सब अपने बोले हुए अपना ध्यान रखे, इसीलिए मैं कहती हूँ कॉपी में लिखने, तो आपको लगेगा भी कि हाँ हमने गलती कहा है, ये होना चाहिए। अभी क्या लगता होगा हम गलत भी बोले तो हमको ध्यान तो रहता नहीं है, किसी के नहीं रहा, मेरे भी नहीं रहता है, तो आपको लगेगा कि हम तो ऐसे ही बोले थे, है ना। इसलिए हमेशा संधि विच्छेद अभी आप कॉपी में लिख के बोलिए। सबको काफी समय मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी सबसे बुलवाया जा रहा है। आप लोग को सबको खूब समय मिलता है, किसी को भी हम हड़बड़ा के तो कहते नहीं है भाई जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो किसी को भी नहीं बोलते हैं। एक एक लोग 5-5 बार 6-6 बार बोल रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं कहा कि 6 बार मत बोलो, हो गया बस एक बार में, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगी तो किसी को नहीं आएगा। तो आप 6 बार जब आप बोल रहे हैं तो आप कॉपी में लिख के बोलिए ना, आपको तुरंत अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी और कोई बात नहीं है। अब नार्थ, किसी ने नार्थ प्लस नेन बोला है, ऊपर जबकि आ गया नियम प्लस अपी, तो खंडाकार को अ तो बनाना ही चाहिए ना, अनेन, है ना। और अनेन शब्द नहीं होता है, लास्ट वाले में जो न है, हम संस्कृत का उच्चारण लोग बहुत लोग कर रहे हैं, अब बहुत टोकना मुझे ठीक नहीं लगता है, सब अच्छी उम्र के लोग हैं तो मुझे खराब लगता है। अनेन शब्द नहीं होता, अनेना, उसमें अ मिला हुआ है, अनेना। नार्थों में नार्थ कोई शब्द थोड़ी है, न प्लस अर्थ, उसमें भी संधि है, न प्लस अर्थ, न नहीं, न पूरा न, न पूरा न में कोई हलंत नहीं, न प्लस अर्थ, न प्लस अर्थ प्लस अनेना। हाँ ये ठीक, न प्लस अर्थ दीदी ठीक। अर्थाहा नहीं होगा ना दीदी, प्रणाम, अर्थाहा बोले बहुत लोगों ने, न प्लस अर्थाहा, अर्थ होगा, अर्थाहा नहीं होगा ना। नहीं, ओकार हो जाता विसर्ग का, इसलिए अर्थ होगा, हाँ ओकार हाँ हो जाता हाँ नहीं लगेगा उसमें, जी जी बिल्कुल। ओकार नहीं होता, हाँ, बहुत ओकार लोगों ने होता है। अर्थाहा बोले ना, इसलिए। कोई एक दो ही लोग सही बोले हैं, बाकी सब लोग जिसने भी बोला है सब अपना। अब आपको तो ये भी नहीं पकड़ में आएगा कि हमने क्या बोला था, और यही अगर आप लोग कॉपी में लिख लेते तो आपको, आप ही की भलाई के लिए कह रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं, आप लोग सीखेंगे तो ठीक है, नहीं सीखेंगे तो ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, बाकी आप लोग का है जैसा अच्छा हो। सब आप एक बार तत्वार सूत्र संधि के साथ अगर सीख जाएंगे तो आपको कितना फायदा होगा, आगे किसी भी स्तुति का थोड़ा थोड़ा आपको भाव पकड़ में आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा 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 करते बूंद बूंद से तालाब भर जाता है ना। तो आप ही लोग के, मेरे को तो फटाफट पढ़ा देना चाहिए ताकि खत्म हो जाए, पर मैं बढ़ती नहीं हूँ आगे, आप लोगों को पूछती रहती हूँ। देखिए छोटे छोटे सूत्र में कितनी देर एक चीज समझाइए भाभी, अभी दोबारा बोल रही हैं। एक मिनट, कौन बोल रहा है? जैसे नियमोपी, तो नियम है प्लस अपी, तो विसर्ग और अ मिलकर ओ हो गया क्या? नियमो, जहां किसी शब्द के आगे विसर्ग रहता है, विसर्ग के बाद अगर अ आता है तो विसर्ग का ओकार हो जाता है, अ का खंडाकार हो जाता है। ठीक, शुरू से बताते आ रही हूँ। हम जब उसका संधि विच्छेद, ये संधि होके हो गया नियमोपी, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वास्तव में शब्द क्या है, नियमः प्लस अपी है। हाँ। दोनों को मिला दिया गया तो शब्द बन गया नियमो अपी, अ का खंडाकार बन गया और विसर्ग का ओकार बन गया। उसी ऐसे तरह नार्थो नैन में न प्लस अर्थ है प्लस अनेन, हाँ, तो फिर नार्थो नैन ऐसे हो जाए। दीदी अर्थ के अंदर खंडाकार माने क्या होता है? हाँ, एस बना हुआ, खंडाकार माने क्या होता है? क्या साइलेंट है। क्या खंडाकार माने क्या होता है? खंडाकार क्या है, ये खंडा इस एस के जैसे जो लिखा हुआ है ना, है ना, नियमों के बाद एस के जैसे लिखा हुआ ना, इंग्लिश वाला एस होता वैसे, इसको खंडाकार कहते हैं। ठीक, भाषा में, साहित्य में खंडाकार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दीदी, ललिता दीदी, यहाँ पर अर्थ के अंदर भी विसर्ग लगेगी। हाँ, नार्थो प्लस के अंदर प्लस अनेना, अनेना, हाँ ठीक है। देखिए कितने छोटे से इसका भी है, ये पूछिए ना, संधि विग्रह इसी के आगे, इसी के आगे क्वचित स्थिति। एक मिनट, अब देखिए उसी के आगे थोड़ा सा, एक ही शब्द में
देख रहे हैं आप, हमारा पूरा क्लास का समय समाप्त हो गया केवल एक संधि सिखाने में। मुझे क्लास के समय से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई इसकी मतलब मलाल नहीं है। हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि इतना समय दिया जा रहा है, आप लोग उसको ग्रहण करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगर हमको लगेगा कि आप लोग ग्रहण ही नहीं करते हो, तो फिर मैं जैसे पढ़ाया जाता वैसे पढ़ाऊंगी, इतना मैं व्याकरण के पीछे पढ़ूंगी नहीं। फिर अर्थ करा दूंगी, संधि विच्छेद ऐसे बता दूंगी, कारक वगैरह बताते। अभी आज मेरा 5-6 सूत्र हो जाता, लेकिन सिर्फ एक छोटे से शब्द में हम कितना समय हम लोग को लग गया। क्यों लगा रहे इतना समय, आप लोग को आ जाए। और सबको मैंने कहा था कि दो संधि रोज करिए, लेकिन शायद जो भी हो, कोई भी कहना नहीं मान रहे हैं। और मेरा अपना मानना है, कोई भी हो पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए, अगर कोई हमको पढ़ा रहा है तो वो आपसे हर हालत में उसके वचन आपसे ऊंचे हैं। अगर आप कहना नहीं मानते हैं तो मेरी समझ में ये दोष के भी भागी बनते हैं आप लोग, और शायद विद्या का भी अपमान कर रहे हैं आप लोग। आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप 2 शब्दों की संधि कर सकें, और खुद की भलाई के लिए। तो थोड़ा दिन और देखते हैं, आप लोग अगर ऐसे ऐसे शब्दों में इतना अटकेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे अपनी, ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से ही पढ़ाएंगे, लेकिन इतना फिर हम व्याकरण में नहीं जाएंगे। चलिए, अब ये कह रहे हैं विग्रह का अर्थ, मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। विग्रह का अर्थ व्याघात या कुटिलता है। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती, कुटिलता मतलब मोड़ तोड़, कभी सीधा जा रहा है, कभी आड़ा जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर आड़ा, इसको कहते हैं कुटिल। कुटिल स्वभाव वाला, कभी कुछ बोला कभी कुछ बोला। कुटिल स्वभाव किसका होता है ना, किसी भी बात को कैसे भी लेके कैसे भी बोल देता है, उसको कुटिल कहते हैं। तो कहते हैं जिस गति में विग्रह होता है अथवा कुटिलता, विग्रह अथवा कुटिलता नहीं होती, वह विग्रह रहित गति है। यह किसके होती है? जीव के। किस प्रकार के जीव के? मुक्त जीव के। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है कि मुक्त जीव की विग्रह रहित गति होती है? समाधान, अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है, इससे ज्ञात होता है इस सूत्र में मुक्त जीव के विग्रह रहित गति ली गई है। शंका, अनुश्रेणी गति, इस सूत्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में संक्रमण नहीं होता। फिर इस सूत्र के लिखने से क्या प्रयोजन है? समाधान, पूर्व सूत्र में कहीं पर विश्रेणी गति भी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र रचा है। यानी जो संसारी जीव हैं उनकी विश्रेणी गति भी होती है और श्रेणी के अनुसार भी होती है। तो ये बात बताने के लिए मुक्त जीव की गति तो श्रेणी के अनुसार ही होती है, विग्रह रहित ही होती है। पूर्व सूत्र की टीका में भी देश नियम और काल नियम कहा है। समाधान, नहीं, क्योंकि उसकी सिद्धि इस सूत्र से होती है। जो देश नियम और काल नियम कहा है उसकी सिद्धि कहते हैं अविग्रह जीवस्य, इसके द्वारा होती है। मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर, मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर होती है। यदि ऐसा आपका निश्चय है तो अब यह बताइए कि सदेह आत्मा की गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्त आत्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। समय हो गया है, बहुत से लोगों को केसी भाई साहब की क्लास में जाना होता है, उन लोगों को थोड़ी बेचैनी होने लगती है। ललिता जी, ये क्वचित स्थिति है, इसका क्वचित प्लस अस्ति प्लस इति होगा क्या? हाँ, हलंत वाला तय होगा ना? रस्व हो जाएगा। अस्थि का ती जो है वो रस्व होगा। हाँ, वो तो हाँ, और इसका तो को नीचे ये लगेगा। हाँ, हलंत होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक है ना दीदी? ललिता दीदी ठीक है ना? हाँ। अरे विजया जी एक शब्द बोल रहे थे, अत सिद्धे, क्या शब्द है लास्ट में? 314 के अंत में है ना, अतस्त सिद्धे। हाँ,
तो इसका क्या यही होगा क्या? अतः प्लस तत् प्लस सिद्धे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सही। बिल्कुल। मैंने थोड़ी 3-4 संधि विच्छेद किए हैं, बताऊं? बताइए। ये द्वितीय अध्याय में पहले ही प्रश्न पन्ने पे है, पहले वाले द्वितीय अध्याय के पहले 251। पेज नंबर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 251 पेज नहीं, अच्छा पेज नंबर बोलूं? हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर 107। 107। हाँ 107। हाँ बोलिए। इसमें पहले ही लाइन में पहला शब्द है विषय भावे नोपदिष्टेषु। तो इसका मैंने बनाया विषय भावेन प्लस उपदिष्टेषु। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा शब्द है कारण, मतलब 252 में पहली लाइन है कारण वशाद नुद भूति रूपश्मः। इसका मैंने बनाया है कारण वशात प्लस अनुभूति प्लस उपशमः। कारण वसात अनुभूति अनुभूति प्लस उपशमः। क्या उसमें विसर्ग दिया है क्या आपने अनुभूति में? हाँ, द में विसर्ग दिया मैंने। नहीं, किसमें? एक मिनट। कारण वशा क्या है? कारण शब्द कारण वशात में अलग दिया। हाँ, त बनाया है कारण वशात। हाँ, प्लस अनुभूति। भूति में विसर्ग है क्या? हाँ, भूति में हाँ विसर्ग। अच्छा, नहीं, भूति में मैंने नहीं लगाया, लगेगा क्या? मैंने लगाया नहीं। प्लस उपशम है। तो आप उपशम कर दिए। भूतीर लिखा है मैंने, भूतीर लिखा है। भूतीर में विसर्ग लगाया, भूतीर। भूतीर में हलंत लगाया आपने? हाँ। तो र का यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा ना फिर? तो भूति ही हो जाएगा है। हाँ, प्लस उपशम है। हाँ, यहाँ पर र का विसर्ग। हाँ बिल्कुल ठीक है, र का विसर्ग हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर शब्द है द्रव्यतस्तो तो असंख्येय गुणात्वाच। कहाँ पर है? कहाँ पर से बोल रहे हैं आप? ये मतलब 253 में दूसरी लाइन। मिल गया। हाँ मिल गया, चलिए। अच्छा, मैंने जो बनाया है ना, सॉरी, वो मैंने बनाया था द्रव्यादि निमित्त वशात कर्माणाम का बनाया था मैंने। उसका भी बना सकती हूँ वैसे। ये 252 में है, नीचे से मतलब द्रव्या तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी लाइन है। तो द्रव्यात् निमित्त वसात कर्मणाम। इसमें संधि विच्छेद है ही नहीं। अच्छा, इसमें मैंने इसका फिर बस यही और मिक्स हो गया। अरे ये प्रयोजन का बोला मैंने, पता नहीं। प्रयोजनमस्य त्यो औपशिमिकः, ये है 253 के ऊपर है। दूसरी लाइन में उपशम है। ठीक है। इसका बनाया प्रयोजनमस्य प्लस अति प्लस औपशमिकः। प्लस ये ती हो गया अति। क्या बताया आपने? प्रयोजनमस्य प्लस अति प्लस औपशिमिकः। चलिए, विजया जी हैं क्या? इसका संधि विच्छेद करिए अगर हैं तो। जी जी दीदी, मैं वो इसी को ढूंढ ही रही हूँ, कहाँ है। मुझे थोड़ा सा पेज नंबर बता दीजिए।
7 जी में 252 में है लास्ट की सेकंड लाइन। हाँ, 1 मिनट, देख रही हूँ मैं। प्रयोजनमस्य हाँ, मिल गया। ये 252 ना। अगर प्रयोजनमस्य करेंगे तो इति होगा, पता नहीं का इति। ये मैं कर विजया जी कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मिल गया है। हाँ, शब्द क्या बोला आपने सरिता दीदी? प्रयोजनमस्य प्रयोजनमस्य त्योमस्य उपशमिकः। है। हाँ, हाँ। प्रयोजनम, दीदी प्रणाम कर रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ। प्रयोजनम अस्यति औपशमिकः। चलिए आप अस्य मंजू इति, जी मैं करूँ? अस्य इति। हाँ, प्रयोजनम अस्य इति औपशमिकः। हाँ, ये मैं कर रही थी। प्रयोजनम अनंत प्लस अस्य प्लस इति प्लस ऑप्शन है। पर ये प्रयोजनमस्य तो मतलब षष्ठी हाँ, का प्रथम एक वचन मिनट, है, तो ऐसे ही नहीं रहेगा। हाँ सुनिए सरिता जी, हाँ। आप शब्द रूप निकाल के देखिए। हाँ, वो षष्ठी का एक वचन है। पहले मेरा आप सुन तो लो पूरा। हाँ, अच्छा बोले। आप ही बोलोगे तो मेरा कभी आप सीखोगे ही नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। प्रयोजन अकारांत शब्द हुआ। अकारांत शब्द आपके पास फल भी है, अकारांत शब्द आपके पास देव भी है। हम नहीं जान रहे हैं नपुंसक है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। अब आप उसमें कहीं भी खोजिए तो देव मत्स्य, देव राम क्या भेजूं मुझे याद नहीं है। षष्ठी का एक वचन है क्या उसमें? देव मत्स्य है क्या? है षष्ठी का एक मत्स्य वचन नहीं है, वही तो ए नहीं है। हाँ, ए नहीं है, मतलब ए नहीं, आप अभी भी समझे ही नहीं। हाँ, क्या है वहां पर षष्ठी के एक वचन में क्या है? देवस्य, देवस्य। तो अगर षष्ठी का एक वचन रहता, श्य लगता तो कैसे लगता? प्रयोजनस्य लगता, म है उसके बीच में। अच्छा, प्रयोजन मत्स्य नहीं बनता है कोई शब्द। अच्छा, प्रयोजनम कोई शब्द नहीं होता, प्रयोजन शब्द होता है। हाँ, प्रयोजन शब्द है तो प्रयोजन शब्द से प्रयोजनम बनेगा, प्रयोजनस्य बनेगा, प्रयोजन मत्स्य नहीं बनेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रयोजन सही हलंत लग जाएगा। आपने बहुत कड़ी संधि की है, ये आपके लिए बहुत, हम लोग सभी कोई आपका बहुमान करते हैं। आपने किया, बहुत अच्छा लगा। हम तो सबको कह रहे हैं गलती करिए ना, तब तो हम सिखाएंगे। अब हम तो अपनी जान में बहुत सारे शब्द पूछ लेते हैं आप लोग से। अच्छा, मैंने ये माँ नहीं देखा, मैंने से देखा, तो मैंने कहा छठी का एक वचन है तो इसको बदल नहीं सकते। एक सेंटेंस में कितनी कितनी संधियां है। भाई ये क्या हो? प्रयोजनम प्लस अस्य प्लस प्रयोजनम प्लस अस्य अस्य इसका अस्य प्लस इति प्लस औपशमिका है। प्लस ऑप्शन। ललिता दीदी ठीक किया था ना मैंने कि कुछ गलत हुआ था क्या? ठीक किया था ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, प्रणाम दीदी। ना पेज पे था जो अभी ये प्रयोजन वाला था? पेज नंबर 107 में 252 का नीचे से दूसरी पंक्ति में है। पेज नंबर 107, उसमें 252 नंबर का पॉइंट, उस पॉइंट में नीचे से दूसरी पंक्ति। बहुत वैसे अच्छा, 252 वाला प्रयोजनमस्य औपशमिका है। आपने बहुत भारी संधि करना चाहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सबको इस तरह से करें तो आप लोग को सब क्या किया इसका? प्रयोजन प्रयोजनम अलंत प्रयोजनम प्लस अस्य, हाँ प्लस इति प्लस औपशमिका है। हाँ, माँ में हलंत हो जाएगा प्रयोजनम में। प्रयोजनम कौन सा लिंग वचन कारक है? क्या शब्द है सरिता जी? प्रयोजन तो शब्द है, और प्रयोजनम ये माने क्या कहते हैं, इसका दूसरा ये द्वितीय का एक वचन है। प्रथमा एक वचन। प्रथमा है, प्रथमा एक वचन। हाँ, प्रथमा एक वचन कैसे होगा? देवम द्वितीय होगा ना? क्यों? प्रयोजन संज्ञा हो गई ना।
फलम नहीं, फले प्रयोजन फलानि, नपुंसक लिंग है क्या? कोई सा भी हो, नपुंसक लिंग है फलम, वो तो नहीं दोनों तो में फलम है, देवम भी तो प्रश्नावृत्ति होता किया है ना, तो देवम प्रयोजन भी तो तो होता संज्ञा है। हो गई ना, हाँ? प्रयोजन संज्ञा हो गई ना ललिता जी। हाँ, प्रयोजन संज्ञा है इसलिए प्रथमा। खैर वो हाँ। थोड़ा सा अगर गलती होता भी है प्रथमा था द्वितीय में नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम मूल शब्द जाने, कारक जाने, है ना, लिंग जाने, जिसमें लिंग का पता चल जाता है। जैसे प्रयोजन में तो लिंग का पता चल गया, म है तो पता ही चल रहा है नपुंसक है ना। तो इतना भी कम से कम हम लोग जाने कि एक वचन है, नपुंसक लिंग है ना। प्रथमा मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रथमा या द्वितीय, वैसे समझ में आ रहा है इसमें कि प्रथमा ही है, क्योंकि प्रयोजन को बता रहे हैं। उपसम जिसका प्रयोजन है वो औपसमिक है, इस तरह का अर्थ इसमें समझ में आ रहा है, बहुत हल्का है, तो प्रथमा का एक वचन जो हो जाएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग करें ये मेहनत, समय तो देखिए करेंगे तो भी निकलेगा, नहीं करेंगे तो भी निकलेगा, अब वो आपके ऊपर है, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। करें, जिनवानी स्तुति करें। पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधिः समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजवारी अंत को गुरु से हो निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मोकार।